हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी इस क्लास में हम सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो हमने विश्व भूगोल की सीरीज चलाई थी उसमें अफ्रीका जो महाद्वीप है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लासें हुई हैं उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों के लिए चर्चा कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने हमारे सिलेबस के पहले बिंदु व्यापक भौतिक विशेषताएं और पांचवें बिंदु औद्योगिक प्रदेश इन दोनों पर चर्चा पूरी कर ली है। आज हमारी क्लास होगी अफ्रीका महाद्वीप के लिए। अफ्रीका महाद्वीप को शुरू करने से पहले हम अफ्रीका महाद्वीप का सामान्य परिचय देखते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है ये प्राचीन भूखंड है, अर्थात प्राचीनतम समय में ही इस भूखंड का निर्माण हो गया था। विश्व का सबसे कम विकसित महाद्वीप है और यहां से संसाधनों का दोहन अभी तक नहीं हुआ है जिनका भविष्य में उपयोग संभव है, इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। अब आप इसको उल्टा देखिए, संसाधनों का दोहन नहीं हुआ। संसाधनों के दोहन नहीं होने के कारण थे शिक्षा, तकनीक, धन का अभाव। इन चीजों का अभाव होने के कारण संसाधनों का दोहन नहीं कर सके। दोहन नहीं हुआ तो धन नहीं मिला, धन की व्यवस्था नहीं हुई या पैसा नहीं आया, रुपया नहीं आया, तो ये लोग गरीब रह गए। गरीब रह गए तो इनका विकास भी कम हुआ, इसलिए ये कम विकसित महाद्वीप है। इसके बाद हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है और चौथा जो महाद्वीप है वो साउथ अमेरिका है। इस महाद्वीप के जो पूर्व में जो है वो हिंद महासागर और पश्चिम में जो है वो अटलांटिक महासागर। उत्तर में जाएंगे तो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर स्थित है। ठीक है, ये इस महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में मेडिटेरियन सी स्थित है। एशिया को जो ये अलग करते हैं, यहां पर स्वेज नहर बनी हुई है और आगे रेड सी है। इन दोनों के द्वारा इसे एशिया से अलग किया जाता है। इसके बाद इस रेड सी के नीचे एक बाब उल मंडाब जलसंधि है और इस साइड में अदन की खाड़ी है। अब जब हम इसको देखेंगे कि यूरोप से इसे कौन अलग करता है, तो इधर से मेडिटेरियन सी है, यहां यूरोप का स्पेन देश है, इधर से है मोरक्को, इस साइड में अटलांटिक महासागर है। यहां पर बना हुआ है जिब्राल्टर जलसंधि, वो यूरोप को जो है वो अफ्रीका से अलग कर देता है। यहां पर यूरोप का स्पेन देश है और यहां पर जो है वो अफ्रीका का मोरक्को देश है। ठीक है, एशिया से पृथक कौन करता है? स्वेज नहर और लाल सागर। यूरोप से पृथक कौन करता है? जिब्राल्टर की संधि, जिसमें यूरोप का स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को देश आते हैं। एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। यह महाद्वीप जो है इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब हम इसको एक बार मैप पर देखते हैं। मैप पर देखते हैं तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राचीन भूखंड है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि ये कम विकसित है। कम विकसित होने का कारण क्या है? इनके संसाधनों का दोहन अभी तक नहीं हुआ है और उनका दोहन भविष्य में संभव है, अर्थात उन संसाधनों का ये लोग उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसके जो पूर्व में है ये वाला जो भाग है ये हिंद महासागर का भाग है, पश्चिम में जो है ये अटलांटिक महासागर, और इसके जो उत्तर में है ये वाला जो भाग है जिसको मैं ब्लैक लाइन से बना रहा हूं, ये वाला जो भाग है ये मेडिटेरियन सी है जिसे भूमध्य सागर कहते हैं। इसके ऊपर की साइड ये जो भाग है ये यूरोप महाद्वीप का है, इससे नीचे अफ्रीका हो ही गया, और ये जो भाग है यहां पर ये सऊदी अरबिया जो है ये एशिया के भाग हो गए। इस साइड में एशिया है, ये फिलिस्तीन और ये भाग मिलाकर ये एशिया वाला भाग है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि एशिया से इसको अलग कौन करता है, तो यहां पर बनी हुई है स्वेज नहर। स्वेज नहर है यहां पर। इसके आगे चलेंगे तो ये स्वेज की खाड़ी आ जाएगी यहां पर, फिर रेड सी है, उसके बाद बाब उल मंडाब जलसंधि है, और फिर ये अदन की खाड़ी है। ये चीजें इनको एशिया से अलग करता है। क्या क्या अलग करता है यहां देखेंगे तो हमें सबसे पहले जो दिखेगी ये है स्वेज नहर, फिर ये जो है स्वेज की खाड़ी, ये जो भाग है ये है लाल सागर,
ये जो है बाब अल मंडेव संधि, ठीक है, और ये है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, ये जो भाग हैं ये इनको एशिया से पृथक कर देते हैं। अब इसके हम उत्तर में चलते हैं। उत्तर में हमने देखा था कि ये जो भाग है ये मेडिटेरियन सी है, जहां पर मैं ब्लैक बिंदु बना रहा हूं, ये मेडिटेरियन सी। इसके ऊपर ये वाला जो भाग है ये यूरोप का है, और ये भाग जो है ये अफ्रीका का है। इनको जो अलग करता है ये जो बिंदु है, ये जो है इसे जिब्राल्टर की संधि कहा जाता है। जिब्राल्टर संधि कहा जाता है। ये जो संधि है ये ऊपर स्पेन, ये स्पेन आपको दिख रहा होगा, और नीचे मोरक्को, अफ्रीका का देश है। अफ्रीका के मोरक्को और जो ऊपर का देश है यूरोप का स्पेन, उनको अलग करती है। एक बार अगले मैप पर हम इसको दोबारा देखते हैं। ये देखो, ये जो भाग है यहां पर बनी हुई है स्वेज नहर, इसके आगे यहां पर है स्वेज की खाड़ी, नहर की नहीं, स्वेज की खाड़ी, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो ये रेड सी है, बाब उल मंडेव जल संधि है, और ये अदन की खाड़ी है। ये वाला भाग आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले सब इंस्पेक्टर 2021 में भी सवाल पूछा गया था। स्वेज नहर के बारे में पूछा गया था। स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी, लाल सागर, बाब उल मंडेव जल संधि और अदन की खाड़ी, ये चीजें हैं इसमें। अब अपन देखेंगे तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और बाबुल मंडाब जो जल संधि है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। एक बार फिर देख लो, स्वेज नहर जो यहां बनी हुई है, ऊपर मेडिटेरियन सी है, नीचे ये लाल सागर वाला एरिया, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये बाब उल मंडाब जल संधि है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी या अरेबियन सी, अरब सागर से जोड़ती है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इधर अपन चलेंगे तो ये जो है ये जिब्राल्टर की संधि है, ऊपर स्पेन नीचे मोरक्को। मोरक्को को स्पेन से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जब भी प्रवेश किया जाता था इस भूमध्य सागर में, वो इस साइड से ही प्रवेश संभव था। इधर जब स्वेज नहर नहीं थी तो ये लैंडलॉक था, इस साइड से आप भूमध्य सागर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये देखो, ये पूरा भाग बना हुआ है यहां से। यहां से जाने का रास्ता ही नहीं था, ये मिस्र का भूभाग है। इसलिए जब यहां पर स्वेज नहर बन गई तो इस साइड में प्रवेश संभव हुआ। यहां पर जिब्राल्टर की जो जल संधि है इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता था, क्योंकि इसी रास्ते से आप भूमध्य सागर में प्रवेश कर सकते थे। एक बार फिर देख लो, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो अटलांटिक महासागर को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद मेडिटेरियन सी को लाल सागर से जोड़ेगी स्वेज नहर, फिर लाल सागर को अरेबियन सी से जोड़ेगी बाब उल मंडाब जल संधि। यहां पर अदन की खाड़ी है और यहां पर स्वेज की खाड़ी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिब्राल्टर संधि किस किस को जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। बाब उल मंडाब जल संधि किस किस को जोड़ती है, लाल सागर और अरेबियन सी, अरब सागर को जोड़ती है। ये पूरा भूभाग था हमने जो देखा। अब हमने पढ़ा है कि इससे तीनों रेखाएं गुजरती। ये देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये ब्लैक लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर चलेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश है, ये 20 डिग्री अक्षांश, और ये जो बिंदु यहां से ये जो लाइन जा रही है डॉट 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 वाली, ये है 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा। ये भी देखो, ये भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। और ये 20 डिग्री के नीचे जो ये डॉट डॉट लाइन बनी हुई है ये है मकर रेखा, तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, मकर रेखा। इस महाद्वीप से, इस कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अब मैं आपको दिखाऊं कि और किसी महाद्वीप से ये रेखाएं नहीं गुजर रही, इसलिए कहा जाता है कि ये एकमात्र महाद्वीप। इक्वेटर, ये इक्वेटर गुजर रही है, गुजर गई। ये नीचे से मकर रेखा गुजर रही है, और ये इसके ऊपर कर्क रेखा गुजर रही है। तो एकमात्र महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं जिससे गुजरती हैं, बाकी और किसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। अब तक की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा कि एक तो ये जो महाद्वीप है ये प्राचीन भूखंड है,
दूसरा, इसका विकास कम हुआ है। विकास कम होने का कारण क्या है? इसके जो संसाधन थे ना, उसका दोहन नहीं हो पाया। दोहन नहीं हुआ तो इनका दोहन भविष्य में संभव है, और भविष्य में संभव है तो इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये तो हुई बेसिक बात। अब हम बात करते हैं, ये जो महाद्वीप है, इसके मान लिया कि ये अफ्रीका महाद्वीप, इसके जो पूर्वी साइड में है, यहां पर हिंद महासागर की स्थिति है, और इसके पश्चिमी साइड में अटलांटिक महासागर, इसके ऊपर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर स्थित है। ठीक है, अब अगले पेज पर हम देखते हैं, यहां हमने बना लिया ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये इस साइड में है एशिया, और यहां पे है यूरोप। ये यूरोप का भाग इधर जोड़। ठीक है, ये है मेडिटेरियन सी, ये एशिया है, ये यूरोप है, और ये अफ्रीका है। ये है अटलांटिक महासागर, ये है हिंद महासागर। जहां पर निकलती है स्वेज नहर, जो मेडिटेरियन सी को लाल सागर से जोड़ेगी। इसके आगे आती है, ये जो भाग है इसके पास है, इतना दूर नहीं है। यह है बाब उल मंडाब जल संधि, जो लाल सागर को अरब सागर, अरेबियन सी से जोड़ती है। यहां पर है अदन की खाड़ी, और लाल सागर के ऊपर है स्वेज की खाड़ी। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये है जिब्राल्टर जल संधि, जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। इसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। अब यूरोप का स्पेन देश अलग होता है, और इसका जो देश है अफ्रीका का, वो है मोरक्को, मोरक्को को अलग करती है। तो ये अब तक हमने पढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों पर अब हम बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो पर्वत हैं, उनमें बात शुरू करते हैं। पर्वतों में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एटलस पर्वत। यह पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टोबकोल है। इसको याद करने की ट्रिक है एटीएम। एटीएम से इन देशों को याद रखा जा सकता है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। ठीक है, इसके बाद दूसरा पर्वत है लोमा पर्वत, सियरा लियोन और गिनी में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी बिंतु मानी है। एक बार हम इनको मैप पर ड्रॉ करते हैं, फिर आगे वाले पर्वत हम देखेंगे। ये जो महाद्वीप है, ये देखो, ये मोरक्को है जहां पर मैं ये पर्वत बना रहा हूं, ये अल्जीरिया है और ये ट्यूनीशिया है। ये जो पर्वत है, इसका जो नाम है वो है एटलस पर्वत। इसकी जो सर्वोच्च शिखर है, ये है टोबकोल। टोबकोल इसका सर्वोच्च शिखर है। फिर आएंगे तो इस साइड में माउंट लोमा पड़ता है, माउंट लोमा पर्वत पड़ता है, सियरा लियोन और गिनी में स्थित है, गिनी वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद अगले वाले पर्वत पढ़ेंगे हम, तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका, लेसोथा और स्वाजीलैंड में विस्तृत प्राचीन वलित पर्वत है। इससे ऑरेंज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, और यह अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट पर्वत है। रूवेनजोरी पर्वत कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य व युगांडा में स्थित है, और यह विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है, और यह तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हमने पर्वत पढ़े एटलस। कौन कौन से देशों में इसका विस्तार है? एटीएम में, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और मोरक्को। सबसे ऊंची चोटी टोबकोल है। फिर हमने पढ़ा लोमा, इसका विस्तार गिनी और सियरा लियोन में। फिर पढ़ा ड्रैकन्सबर्ग, इसका विस्तार जो है स्वाजीलैंड, साउथ अफ्रीका और लेसोथा इसमें। इस जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, इससे ऑरेंज नदी का उद्गम होता है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा किलिमंजारो, ट्यूनीशिया नहीं तंजानिया, सॉरी तंजानिया में है, और ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अर्थात अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो यही है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। इसके बाद माउंट केन्या जो केन्या में है, और रूवेनजोरी
जो कांगो रिपब्लिक में है। रुवेनजोरी जो पर्वत है वो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में स्थित है। ये पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, दूसरा सबसे ऊंचा केन्या, तीसरा रुवेनजोरी, और ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। एक बार हम सभी पर्वतों को मैप पर देखते हैं। ये मोरक्को है। मोरक्को से जब अपन जाएंगे तो ये अल्जीरिया और ये ट्यूनीशिया। इसमें जो पर्वत है ये माउंट टॉबकोल है, एटलस पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टॉबकोल। ये लोमा पर्वत है। यहां जब अपन आएंगे, ये देखो साउथ अफ्रीका, यहां पर साउथ अफ्रीका में, फिर ये लेसोथा में, और यहां से ये जाएगा स्वाजीलैंड में। ये जो पर्वत है ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। तंजानिया में यहां पर बना हुआ है माउंट किलिमंजारो। केन्या में माउंट केन्या, और कांगो जो रिपब्लिक है इसमें बना हुआ है रुवेनजोरी। ये पर्वत हैं 6। एक बार दोबारा बनाते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इस क्षेत्र में जो पर्वत है ये है एटलस पर्वत। यहां पर सिएरा लियोन और गिनी के पास जो पर्वत बनेगा वो बनेगा माउंट लोमा या लोमा पर्वत। ठीक है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो साउथ अफ्रीका, लेसोथा और स्वाजीलैंड में जो पर्वत है वो है ड्रेकन्सबर्ग। फिर तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, सबसे ऊंची चोटी या किलिमंजारो पर्वत। केन्या में केन्या वाला पर्वत है ही, माउंट केन्या। फिर आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसमें रुवेनजोरी पर्वत है, जो कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, सेकंड हाईएस्ट केन्या, थर्ड हाईएस्ट रुवेनजोरी। ये इसके पर्वत हैं, मुख्य मुख्य पर्वत इसके ये हैं। ये किलिमंजारो, सॉरी ये एटलस पर्वत। फिर यहां अपन आएंगे तो यहां पर आएगा लोमा पर्वत। नीचे आएंगे तो इस वाले भाग में अपने को मिलेगा ड्रेकन्सबर्ग। फिर यहां पर है तंजानिया, यहां पर केन्या, किलिमंजारो, केन्या पर्वत, और ये जो कांगो रिपब्लिक वाला एरिया है इसमें मिलेगा रुवेनजोरी। ये पर्वत हमें देखने को मिलते हैं इस महाद्वीप में। आज की क्लास में हमने साउथ अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके बारे में सामान्य परिचय और पर्वत पर चर्चा की है। कल की क्लास में हम पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, इन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।